राधे राधे आप सभी को। आशा है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और इस टाइम पे घर पे पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 पीवाईक्यूज़, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट आई थी उसके क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो बिना देरी करे हम अपनी ये क्लास, हम आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। हमारा जो थीम श्लोक है, जैसा कि मैं आपको बता रखा है कि ये जीके पीवाईक्यू सीरीज़ के लिए ये श्लोक हमारा थीम श्लोक रहने वाला है। तो एक बार इसको मन में दोहराते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है ये: Who developed the theory of combustion as a chemical reaction with oxygen in the 18th century? ठीक है, that excluded phlogiston theory। ठीक है, तो कौन था वो बंदा? तो आपको पता है ये वही बंदा है जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। कौन है वो है हमारे एंटोनी लवोसियर। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। साथ साथ इनके बारे में ये चीज़ और पता होनी चाहिए कि इन्होंने एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला मेटल्स और दूसरे को बोला नॉन मेटल्स। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो भी इन्होंने दिया था। मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और एक और लॉ होती है, वो होती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये आप मुझे बताएंगे किसने ये दिया था? डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये दी थी जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, और इन्हीं के साथ मिलके एंटोनी लवोसियर ने इन्हीं के साथ मिलके, किसके साथ? जोसेफ प्राउस्ट के साथ मिलके दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ साथ हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं वो साइंटिस्ट के बारे में जो कि केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीक्वेंस में याद कराता हूँ। आपको इस तरह याद करना, 1808 में जॉन डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सीक्वेंस में याद करिए क्योंकि मैं भी सीक्वेंस में याद करता हूँ तो फिर इजी रहता है। 1817 या कहीं कहीं 1829 भी दे रखा है, 29। ठीक है, ये डॉबर नायर के जो लॉ ऑफ ट्रायड्स थे वो आए थे, डॉबर नायर के लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स के बाद ऑक्टेव के नियम आए थे, किसके? न्यूलैंड के, 1865 में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, फिर 1869 में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था। ठीक है, 1913 में आया था हेनरी मॉजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज तक चल रहा है। हेनरी मॉजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और 1913 में ही बोहर्स मॉडल्स आया था। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और इसने क्या बताया था कि मतलब कि जो हर इलेक्ट्रॉन है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है, या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट उसकी होती है, उसको हम शेल बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो ये शेल होगी, और वो हम एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं 2n² से। सपोज अगर पहली शेल की हम बात करें तो उसमें कितने होंगे? तो 2 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से ये दिया गया था। तो ये चीज़ आपको करनी है, आपको याद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एलन्स रूल्स? एलन का जो सिद्धांत है वो क्या है?
Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. Desert lizards lack the psychological ability that mammals have to deal with the high temperature of their habitat. Some plants have no leaves, they are reduced to spines, and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems. The body compensates low oxygen availability by increasing RBC production, decreasing the binding affinity of hemoglobin and by increasing the breathing rate. तो ये चीज़ तो है नहीं और ये चीज़ भी नहीं है। तो एलन रूल बोलता है, वो ज़्यादातर ये बोलता है कोल्डर क्लाइमेट्स के लिए दिया गया था कि मैमल्स के पास जो है वो शॉर्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं टू मिनिमाइज दी हीट लॉस, जिससे वो कोल्डर क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। यही था एलन का रूल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये स्पेसिफिकली याद रखना है क्योंकि एलन रूल से संबंधित और कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर नहीं भी पता था तो ये समझना चाहिए था कि ये दोनों जो हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो दोनों में से एक ऑप्शन तो होगा, है ना। तो 50-50% चांस जो है, और बाकी आपको मतलब अगर आप जब पढ़ते हैं तो आपको एलन रूल के बारे में पता हो जाता है कि कोल्डर क्लाइमेट्स के रिलेटेड था ये। ठीक है, चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एनेबल स्टूडेंट्स मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, पीएम उम्मीद स्कीम, या स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल सफल स्कीम, या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? तो कौन सी है मोबिलिटी प्रोवाइड करती है अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? ये है हमारी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके इसके मतलब ये बेसिकली है क्या, एक्चुअली में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे के जो क्रेडिट हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि उसने थ्रू आउट दी लर्निंग जर्नी में कमाए होते हैं। ठीक है, और उसका फिर वो यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली ये है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरिश आयरलैंड से, ब्रिटिश से, यूएस से, ये कैनेडियन से। ठीक है, तो आपको पता है आयरिश आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी दिया है। ठीक है, और क्या लिया है? जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसका मेथड लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और साथ साथ हमने नॉमिनेशन ले रखा है, किसका? राज्यसभा का, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। ठीक है, कनाडा से क्या ले रखा है? तो कनाडा जब भी ऑप्शन में कनाडा आएगा तो आपको याद रखना है कनाडा जो है वो रिलेट करता है फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर वाले जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, फेडरेशन, वो कनाडा से हमने लिए हैं विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है वो यही बेसिकली इसको कनाडा से है। ठीक है, मतलब साथ साथ जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो भी यहीं पे है, कनाडा से लिया हमने गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, लिख देता हूँ मैं पूरा। ठीक है, और जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है एससी का, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी यहीं से लिया है। ये चीज़ याद रखनी है। बेसिकली आपको याद रखना है सेंटर से रिलेटेड जितना भी है वो कनाडा से हमने लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लॉ मेकिंग प्रोसेस लिया है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से इसके नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, एस से जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग, टीआर से ट्रेड एंड कॉमर्स, एल से लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं, और मैं पूछता हूँ, आप मुझे बता दो
अच्छा, यूएस से ही बात कर लेते हैं ना। यूएस से क्या क्या लिया है? यूएस से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया है, रिव्यू शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने यहीं से ली है, ठीक है। साथ साथ हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी यहीं से है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। और एक क्या था वो, अच्छा हाँ, इम्पीचमेंट ऑफ किस किस का, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ से, वाइस प्रेसिडेंट और हाँ एस सी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका इम्पीचमेंट भी हमने यहीं से लिया है। मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट का ये नहीं है, इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट की बात करेगी है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जज की बात जो है इम्पीचमेंट की, वो भी हमने यूएस से लिया है। और क्या क्या लिया है और देख लेते हैं, यूके से देख लेते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या क्या लिया है हमने। कैबिनेट सिस्टम, स्टार्टिंग से देखते हैं, कैबिनेट सिस्टम लिया है, ठीक है। और बाई कैबिनलिज्म ये भी यहीं से लिया है। बाई कैबिनलिज्म पहली बार कब आया था, मतलब किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था, वो आप मुझे बताएंगे। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वही, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप भी यहीं से लिया है, सिटीजनशिप, ठीक है। और रिट्स, कैबिनेट सिस्टम हो गया, यहाँ साथ साथ एक और लिख लो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी यहीं से लिया है। अब क्या बच गया, अच्छा जापान बच गया। जापान से तो एक ही चीज़ ली है, क्या था वो, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। और अच्छा, लास्ट बच गया एक और, फ्रांस। फ्रांस से हमने एक तो रिपब्लिक कीवर्ड जो है ना, और 3 शब्द जो हैं जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आपको पता है फ्रेटर्निटी एक प्रकार की है, इक्वालिटी 2 प्रकार की है, कौन कौन सी, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस। और लिबर्टी जो है वो 5 प्रकार की है, कौन कौन सी, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, और 2 और थे, थॉट और बिलीफ, ठीक। और कुछ बच गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और क्या बच रहा है, यूएसएसआर देख लिया नहीं, यूएसएसआर नहीं दिखा है, यूएसएसआर से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए और जस्टिस लिए। जस्टिस कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का रखना है ध्यान। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी है, मैंने ये पहले भी बता रखा है, इस बार फिर से बता दिया है, अगली बार आपको याद हो जानी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। A microfinance institution is a company registered under the Companies Act of 1956 and engage in the business of loans, advances and acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the governments. सेकेंड ऑप्शन बोलता है माइक्रो फाइनेंस इज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू अनएम्प्लॉयड एंड और लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप्स who otherwise would have no access to financial service। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप मुझे साथ साथ ये बता दीजिए कि जो माइक्रो लोन होता है वो कितने रुपए का मिलता है और किसको मिलता है, ठीक है।
तो वो मिलता है लेस देन 1 लाख। ठीक है, किसको मिलता है? उन हाउस होल्ड को मिलता है जिनकी इनकम जो है, हाउस होल्ड की इनकम जो है वो लेस देन 3 लाख है। ठीक है, उसको मिलता है। और ये चीज़ अपॉर्चुनिटी ये होता है कोलेटरल फ्री। ठीक है, फ्री होता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मोटो यही है कि मतलब वो बेसिकली यही बोलते हैं कि प्रॉफिट उनका मोटिव नहीं है, प्रॉफिट इज़ नॉट द मोटिव। ठीक है, और थोड़ा सा हम माइक्रो फाइनेंस के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, माइक्रो फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, माइक्रो फाइनेंस जो है उसका फादर किसको बोला जाता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसका फादर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो फादर बोलते हैं मोहम्मद यूनुस को, जो बांग्लादेश के हैं, आपको भी पता है, अभी जो टेम्पररी गवर्नमेंट है उसके हेड है। ठीक है, और इन्होंने दिया था ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस के फादर जो हैं उन्होंने ही ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस दिया था, और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। कि कब मिला है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सेकंड चीज़, माइक्रो फाइनेंस जो है एक चीज़, एक सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। वो कौन सर्विस है? वो है हमारी माइक्रो सेविंग। ठीक है, बाकी सब सर्विस देता है, ये माइक्रो सेविंग नहीं देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो आरबीआई इशू करता है, आरबीआई। ठीक है, और एग्जांपल बता दो एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, और आप मुझे बता दो, पहला एमएफआई कौन सा था? फर्स्ट एमएफआई था सेवा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जो कि 1974 में बना था। कहाँ बना था ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये अहमदाबाद में बना था। ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक और एग्जांपल जो है कॉमन, जो बहुत बार पूछा जाता है, वो है बंधन बैंक का। बंधन बैंक भी इसी का एग्जांपल है, ये याद रखेंगे। सेकेंड चीज़ और क्या पूछता है? अच्छा हाँ, और जैसे मतलब कि एक होता है एसएचजी, एक होते हैं जेएलजी, ये पूछता है। तो ये कितने का समूह होता है? जो एसएचजी होते हैं वो हमारे 10 से 20 मेंबर का समूह होता है, और जो जेएलजी होते हैं वो 4 से 10 मेंबर का जो अगर समूह है इकट्ठा, तो उसको जेएलजी बोलते हैं। साथ साथ एसएचजी के जो हैं मैंने देखे थे कहीं पे मॉडल्स पूछ लिए थे कि किस किस मॉडल पे बेस्ड है ये। तो इसके 3 मॉडल आपको बेसिकली याद करने हैं। एक है DWCRA मॉडल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको याद नहीं करना है। ठीक है, एक CDF मॉडल है। बस अब मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके मॉडल के बारे में पूरा जानकारी, एक सपाप मॉडल है, मैंने तो इसको ऐसे ही याद कर रखा है। अब क्या है, जो DWCRA मॉडल है ये रूरल वुमेन के ऊपर है, रूरल वुमेन पे बेस्ड है। आपको बस यही चीज़ जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बस वही डिटो याद करनी है। CDF मॉडल जो है वो आपका, उसमें दोनों आते हैं, पुअर और नॉन पुअर मेंबर दोनों आते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और सबाप मॉडल के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल मोबिलाइजेशन, सोशल, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, जेशन, कैपिटल फॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये 3 बेसिक एसएचजी के 3 मॉडल हैं, एक तरह से ये आपको याद रखना है। साथ साथ एक होता है एनबीएफसी एमएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एमएफआई जो है ये फॉर्म हुई थी किस कमेटी के आधार पे? तो वो हुई थी 2010 में मालेगांव कमेटी के आधार पे। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे कि कितना एसेट इसका होना चाहिए कि तो भी हम किसी इंस्टीट्यूशन को एनबीएफसी एमएफआई मानते हैं। ठीक है, और ये चीज़ नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको? 2001 में मिला था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में, आप इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको इतना थोड़ा सा ब्रीफ पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी हम टॉपिक करेंगे तो हम एकदम से नहीं घुस जाएंगे, हम उसको थोड़ा करके धीरे धीरे करके याद करेंगे। तो आज के लिए आपको बस इतना याद करना है। इनके मॉडल के नाम याद कर लेना, क्योंकि मैंने इनके ऊपर क्वेश्चन देखे हैं सीजीएल में ही। ठीक है, और
मैंने ये, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज है ना, और आपको पता है कि अभी जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सीजीएल 2 में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, चलते हैं आगे। आगे पूछता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज द अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहली बात तो आपको बताना चाहिए कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो कौन, इसका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, इसका है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया था, 1911 में इन्होंने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इसमें कितना गोल्ड फॉइल, कितने एटम्स की, तो 1000 एटम्स की गोल्ड फॉइल यूज़ की थी। गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ की थी, क्योंकि गोल्ड क्या है, उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। मेलिएबल मतलब थिन शीट में वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं, और उनको थिन शीट ही क्यों चाहिए थी, थिन शीट उनको इसलिए चाहिए थी ताकि उस पर वो क्लियर ऑब्जर्वेशन मिल सके, कौन सा पार्टिकल हिट कर रहा है, कौन सा पार्टिकल मतलब कि छू के साइड से निकल गया, बेंड हो गया, ये सब उनको देखना था, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी डिस्कवरी क्या हुई थी, तो उसको हम याद करते हैं, उसकी जो ट्रिक है वो है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, आप तो समझ ही रहे होंगे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन जो जिन्होंने किसने किया था, थॉम्पसन ने किया था। ठीक है, कौन से मॉडल का नाम उनको याद रखना, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कैसा, मतलब कि जो आपने खीर देखी होगी, खीर में किशमिश वगैरह पड़ी होती है, तो उस तरह का मॉडल था, इसलिए उसका नाम पड़ गया प्लम पुडिंग मॉडल 1898 में। ठीक है, आर से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, किससे, इसी से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जो 1911 में हुआ था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं। साथ साथ एक और टर्म है, वो है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किसने थी, ये पूछता है एसएससी ने। ये मेरे ख्याल से शायद मैंने 2-3 पेपर में देखा है, मुझे क्लियर तो याद नहीं है, सीजीएल में तो पक्का है, कंफर्म ये पूछा गया है, और शायद मेरे ख्याल से स्टेनो वगैरह में शायद पूछा गया था। तो इसका आंसर है कार्ल एंडरसन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो जो चीज़ें मैं करवाऊँगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ मैं वही करवाऊँगा जो PYQ में आया हुआ है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। सिर्फ मैं वही करवाऊँगा जो कि PYQ में पहले आ चुका है, ताकि आपको ज़्यादा है दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा PYQ दे रखे हैं, तो मुझे लगभग सब कुछ याद ही है कि मतलब क्या क्या लगभग क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो बस ये मेरा थोड़ा बेनिफिट, मतलब मेरी ये खासियत है कि मुझे मतलब कि चीज़ें याद रह जाती हैं, बस थोड़ी कभी कभी या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, या कभी कभी मुझे डेट्स वगैरह याद करने में दिक्कत होती है। बाकी मैं देख लेता हूँ कि हाँ, कि ये पूछा गया था, कभी ना कभी तो पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहता कि मतलब कौन से दिन ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक बार चेक कर लेंगे, उसकी याद कर लेंगे कि पोजिट्रॉन जो है वो कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर किया था। पोजिट्रॉन स्पेलिंग सही है, चेक कर लेंगे बात। ठीक है, चलते हैं आगे। इन May 2022 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड डैश एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी कौन थी, किरण बेदी के बारे में हम डिस्कस किया था। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी बनी थी, कब बनी थी, ये हमने लास्ट क्लास में शायद देखा था, 2016 से 2021 के बीच में। ठीक है, और ये पहली वुमेन IPS है, ये भी आपको पता है, फर्स्ट वुमेन IPS। और जब ये पुडुचेरी में अपना ये कार्यकाल पूरा कर रही थी, तब इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, फियरलेस गवर्नेंस, जो पिछली बार पूछा गया था, फियरलेस गवर्नेंस। ये चीज़ आपको याद होनी अब तक हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं अनिल भाईजान की। अनिल भाईजान, विजय कपूर, विनय कुमार सक्सेना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये पूछा है 2022 का, है ना, तो 2022 में जो बनाए गए हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, कन्फ्यूजन ये है कि ये दोनों भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रह चुके हैं। ठीक है, दोनों, जो अनिल बैजल हैं, ठीक है, ये रहे हैं 2016 से 2022 तक। ठीक है, मतलब विनय कुमार सक्सेना से पहले अनिल बैजल थे, और विजय कपूर जो हैं ये रहे हैं 1998 से
2004 तक किसके, दिल्ली के ही रहे हैं। याद रखना है, दोनों तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की ही हैं। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो चलते हैं आगे अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी प्लेयर आर देयर ऑन ईच ऑफ द कबड्डी टीम इन द फील्ड। तो आपको प्लेयर्स तो पता होंगे ही। ठीक है, कबड्डी में कितने होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7। ठीक है, और 7 किस में होते हैं, और होते हैं वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। ठीक है, और नेट बॉल में भी 7 होते हैं, पता होना चाहिए। वाटर पोलो, पोलो में कितने होते हैं, पोलो में होते हैं 4, ये चीज़ पता होनी चाहिए। 9 किस में होते हैं, 9 होते हैं बेसबॉल में और खो खो में। खो खो पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, और देख लेते हैं बास्केटबॉल में कितने, अच्छा क्रिकेट वगैरह में तो पता ही होगा 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बास्केट बॉल में कितने होते हैं, उसमें होते हैं 5, और वॉलीबॉल में होता है 6। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वापस बता देता हूँ, कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल में होते हैं 7, बास्केटबॉल और बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं, क्रिकेट हॉकी में 11 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन दी फरवरी 1922। फरवरी भूल जाओ, 1922 में कौन सा इवेंट हुआ था ये आपको बताना है। क्विट इंडिया मूवमेंट, चौरी चौरा, खिलाफत मूवमेंट या काकोरी मूवमेंट। खिलाफत कब की बात है, 1919 की बात है, और काकोरी जो है 1924 की बात है। तो कौन सा हुआ था, तो वो होता चौरी चौरा। ठीक है, अब ये आपको कैसे याद रहेगा, इसका तरीका भी है मेरे पास, मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। ठीक, कहानी से आपको सब चीज़ याद हो जाएगी। क्या हुआ, एक डेट याद कर लो, 13 अप्रैल 1919। आप ये डेट जो है मैंने 10th क्लास में याद करी थी, अभी तक मेरे दिमाग में छपी हुई है, क्योंकि इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। ठीक है, और मैं सही में उस टाइम में जब मैं 10th में था, तब मैं ये घूम के आया था वो जगह। एंड जो गोलियों के निशान हैं अभी तक हैं, उस टाइम तो क्या ही माहौल रहा होगा, अगर मैं सोचता हूँ तो मतलब कि हाथ पर कांपने लग जाते हैं भाई उस टाइम, अगर आप इमेजिन करो। ठीक है, और आपको पता है लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे, साथ साथ जो रोलक एक्ट जो इन्होंने ब्रिटिश ने पास किया था उसके खिलाफ बात करने आए थे, लेकिन जो जनरल ई.एम. डायर था उसने अंधाधुंध फायरिंग के आदेश दे दिए, और सारे जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए, और अंधाधुंध फायरिंग हुई, काफ़ी लोग मारे गए। जो लोग कुएं में कूद गए थे वहाँ पे भी उनको फायरिंग कर दी, मतलब कि बहुत हर तरफ खून ही खून का माहौल। ठीक है, ये चीज़। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो गांधी जी थे, जो मैं आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको 2 उपाधि मिल रखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिल रखी थी नाइटहुड की, और गांधी जो साउथ अफ्रीका में कारनामा करके आए थे, जो बोर वॉर्स लड़के आए थे, उसके लिए इनको उपाधि मिली थी केसरे हिंद की। इन्होंने ये दोनों उपाधि जो हैं वापस कर दी इस इंसिडेंट के बाद। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि जो उधम सिंह थे, जिनकी अभी मतलब मूवी वगैरह आई है, उन्होंने ई.एम. डायर को नहीं मारा था, उन्होंने मारा था माइकल डायर को। ई.एम. डायर तो पहले ही मर गए थे। ठीक है, जब ये माइकल डायर को क्यों मारा, क्योंकि इसने इसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, तो इसकी वजह से उधम सिंह ने इनको मारा था। उधम सिंह क्या नाम रख के गए थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ हुई, और उसी दौरान यहाँ एक समझो कि 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। ठीक है, और जो वहाँ के खलीफा थे, ठीक है, खलीफा होता मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो सबसे, जैसे मतलब कि चर्च में जो क्या बोलते हैं, पोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मतलब फादर वगैरह होता है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो होता है, वैसे ही मुस्लिम में खलीफा होता है। तो उनको हटा दिया ब्रिटिश ने, तो उसकी वजह से 1919 में स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट। मतलब हर जगह स्टार्ट हुआ, इंडिया में जो है दिल्ली में स्टार्ट किया अली ब्रदर्स ने। ठीक है, कौन सा मूवमेंट, अली ब्रदर्स ने खिलाफत, अरे यार
खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक, खिलाफत मूवमेंट। अब ये इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी और साथ साथ मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में एनसीएम, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, गांधी जी ने किया और उसको खिलाफत के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से वो और मूवमेंट और बढ़ गया, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का संयोग हो गया, तो वो और मतलब कि पीक पे पहुंच गया। लेकिन 2 साल बाद 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, क्या होता है ये चौरी चौरा? चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर में। वहाँ पे जो है पुलिस वाले जो चौकी थी वहाँ पे शायद पुलिस वालों को मतलब बंद करके जला दिया था। तो मेरे ख्याल से 22 या 23 कुछ पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, तो इसके बाद गांधी जी ने मतलब गांधी जी तो आपको पता है कि नॉन वायलेंस के साथ हर उन्होंने कोशिश करी। तो इसकी वजह से जो एनसीएम मूवमेंट था गांधी जी ने यहीं पे उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि अगले साल ही 1923 में, ये साल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका बंटवारा हुआ था, वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक था नो चेंजर्स, लोग जो थे ओपिनियन वाइज 2 हिस्सों में बढ़ गए, एक थे प्रो चेंजर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है ना। तो नो चेंजर्स का कहना यह था कि जो मतलब कि जो नॉन वायलेंस में यकीन रखते थे वो बोल रहे थे कि हम बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश के जो सामान वगैरह है सब कुछ ब्रिटिश वगैरह को सबको बॉयकॉट करेंगे और क्या बोलते हैं, साथ साथ हम कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करते रहेंगे। बॉयकॉट प्लस कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे कहना यह था कि बॉयकॉट करने से अब काम नहीं चलेगा, अब तो भाई भाई मतलब कि अब तो वो वाली सिचुएशन है कि भाई अब तो सुनाना ही पड़ेगा इन लोगों को, बिना सुने मानेंगे नहीं, लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे, वैसी वाली कहानी थी। तो वो थे प्रो चेंजर्स। ठीक है, इसी इसी टाइम पे 1923 में एक आईएनसी का जब बंटवारा क्या हुआ, दो मतलब कि ओपिनियंस के बेसिस पे 2 टाइप में बढ़ गए। वहाँ पे एक पार्टी बनी ऑल इंडिया स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। पूरा नाम लिख लो, खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। ठीक है, ऐसे करके पूछता है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और 1924 में आचार्य बनती है और 1924 में, और उसके बाद ककोरी इंसिडेंट होता है। ककोरी ट्रेन रॉबरी है, बेसिकली आर्म्स और एम्यूनिशन की रॉबरी हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी के लिए आपको इतना समझना है। ठीक, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है दी पीसी महालनोबिस मॉडल वॉज दी बेसिस फॉर विच ऑफ द 5 ईयर प्लान। हम 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं ब्रीफ में और बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो है ये हमने यूएसएसआर से लिए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्लानिंग कमीशन जो बना था, आयोग बना था, वो लेके आया था ये। ठीक है, कब से कब तक? 1951 से 2017 तक चलने थे। ठीक है, लेकिन 2015 में क्या बनी नीति आयोग, और उसने प्लानिंग कमीशन को उठा फेंका। ठीक है, ये चीज़। और साथ साथ एक और था, पर्सपेक्टिव प्लान था। आई थिंक जो 20 साल का जो प्लान हम लेके चलते हैं, गवर्नमेंट जो 20 साल का आगे का सोच के रखती है, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। एक बार एसएससी ने पूछा था कि 20 साल के मतलब कि सोचने को या फिर प्लान को क्या बोलते हैं, तो पर्सपेक्टिव प्लान बोला था, याद रखना ये चीज़ याद। अब चलते हैं आगे, स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया, 56 तक चला, 5 साल का, तो याद रखना 5 साल तक। ठीक है, इसका जो मोटिव था वो था एग्रीकल्चर। मोटिव या ऑब्जेक्टिव कैसे बोल लो आप, एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, हैरड
डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, साथ साथ आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही 5 IITs को सेटअप किया गया। पहली बनी IIT खड़गपुर। ठीक है, कब बनी, ईयर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये चीज़। और साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें टारगेट रखा गया 2.1 का, और हमने कितना अचीव किया, हमने अचीव किया 3.6। तो अब भाई समझो आप, 2.1 हमने टारगेट रखा और हमने अचीव 3.6 किया तो खुश हो गए। अगली बार हमने और बढ़ा दिया। सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया वो आया 1957 से 56 से 1956 से 61 तक, याद रखना। जैसे इसका एग्रीकल्चर था, इसका था ऑब्जेक्टिव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और किस मॉडल बेस था, ये था पीसी महालनोबिस मॉडल बेस। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो पीसी महालनोबिस को बोलते हैं। तो कौन सा प्लान था, सेकंड, ये चीज़ आपने। ठीक है, और इसमें हमने 3 स्टील प्लांट सेटअप किए कंट्रीज की मदद से। कहाँ कहाँ पे, पहला हमने किया राउरकेला में, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है। राउरकेला कहाँ है, राउरकेला है आपका उड़ीसा में, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, और भिलाई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये चीज़ आनी है। और राउरकेला के साथ हमने जर्मनी के साथ मिलकर हमने ये कोलैबोरेट करके हमने स्टील प्लांट सेटअप किया। दुर्गापुर वाला जो है हमने यूके के साथ, और भिलाई वाला जो है USSR के साथ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये याद रखना है कि इसमें हमें 3.6 अचीव कर चुके हैं, तो अब हमने बढ़ के रखा, हमने लिया भाई, हम अब की बार टारगेट रखते हैं 4.5 का टारगेट रखा, और हम अचीव कर पाए 4.21, थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद नहीं है। फिर आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि ये 1961 में स्टार्ट हुआ, 66 तक चला। पहली बात ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। जनरेटिंग इकोनॉमी इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। एक्चुअली क्या है, थर्ड और फोर्थ जो है, दो उसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी, कि मतलब कि एसएससी कभी उसको थर्ड को मान लेता है गडगिल फॉर्मूले को, कभी फोर्थ को मान लेता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इसमें हमने टारगेट रखा 5.6 का, और हम अचीव कर पाए आधा, 2.72। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये ड्रॉप आ गया था, सूखा पड़ गया था भारत पे। ठीक है, ड्रॉप आ गया। ठीक है, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई, और 65 में आपको पता है पाकिस्तान को हमने पेला। ठीक है, इसकी वजह से हमें लेना पड़ा ब्रेक, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा आधे अचीव कर पाए थे, तो हमने ब्रेक लिया। उस ब्रेक को बोलते हैं प्लान हॉलीडे। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, प्लान हॉलीडे लिया कब से कब तक, 1966 से 69 तक। ये चीज़ आपको याद है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने ऑब्जेक्टिव रखा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, 1969 से ये 74 तक था। ठीक है, और इसको भी मैंने बताया ना कि गडगिल फॉर्मूला पे ये भी इसको भी बोलते हैं। तो और बेसिकली ये बेस्ड था रुद्र एलन मॉडल पे। ठीक है, मॉडल पे बुक्स के हिसाब से थर्ड वाला जो है वो गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, लेकिन एसएससी कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। ठीक, और इसमें एक लॉन्च हुआ स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या है, ये है भाई, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। ये क्या है, ये फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर जो टेस्ट हमने किया था उसका नाम था न्यूक्लियर टेस्ट का नाम। ठीक है, और फोर्थ में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। फैमिली
प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और ये याद रखना है, 4th 5 ईयर प्लान के दौरान ही जो 14 बैंक का बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे। कभी कभी क्या होता है ना, क्या मुझे आधा शब्द याद होता है, आधा शब्द मैं भूल जाता हूँ हिंदी में। जैसे अभी मैं इसको नेशनलीकरण बोलने वाला था, नेशनलाइजेशन करण जबकि मैं भूल गया कि हिंदी में इसको नेशनलाइज को क्या बोलते हैं, है ना। ये मेरे साथ कभी कभी ये मेरे साथ बहुत हो जाता है। चलो 5th पे आते हैं, ठीक है। 5th जो है उसका ऑब्जेक्टिव था, पहली बात तो 1974 से 1978 तक था, ठीक है। ये 79 तक क्यों नहीं था ये मैं आपको बताऊंगा, होना तो चाहिए था। इसकी ऑब्जेक्टिव था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और ये किस मॉडल पे बेस था, ये था डीपी धर मॉडल पे बेस, 5th वाला। 5 तक आपको मॉडल बराबर याद होना चाहिए, 5 तक आपको बराबर मॉडल याद होना चाहिए। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 5 तक आपको बराबर मॉडल याद होना चाहिए। और 5th में ही हमने इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था गरीबी हटाओ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली पूछता है कि गरीबी हटाओ जो है किस प्लान के दौरान स्टार्ट किया था। अब क्या हुआ आपको पता है, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दी इमरजेंसी, ठीक है। बवाल मच गया, पूरी कहानी आपको पता है, ठीक है। और 1978 में जनता गवर्नमेंट आ गई, इसलिए जो है ये 1978 पे ही तक चला, 79 तक नहीं चला, ठीक है। इसके बाद हमें लेना पड़ा ब्रेक, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी, तो फिर उस ब्रेक को बोलते हैं रोलिंग प्लान। ये चीज़ याद नहीं है, कब से कब तक, 1978 से 80 तक, ठीक है। याद रखना 3rd के बाद, 5th के बाद और 7th के बाद हमने ब्रेक लिए, ठीक है। रीज़न मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी याद रहे। चलते हैं 6th पे, 6th पे आते हैं, ठीक है। 6th जो था 1980 से 85 तक, 5 साल। इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज पर कैपिटल, या इंक्रीज पर कैपिटल तो उसका था, इंक्रीज नेशनल इनकम था इसका, नेशनल इनकम, ठीक है। और इस चीज़ के लिए इन्होंने इसी दौरान 2 योजनाएं स्टार्ट हुई। एक थी इन्वेस्टमेंट योजना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दूसरी थी रूरल लैंडलेस, ये क्वेश्चन आप पूछा हुआ है डायरेक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये भी कब स्टार्ट हुई, 6th में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 6th के बाद 7th आया, ठीक है। 7th का ऑब्जेक्टिव था 1985 से 90, आप खुद ही ऐड कर लेना, ठीक है। इसका सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है, क्योंकि सिर्फ यही पूछता है, वो है फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, FWP से याद करना है आपको, ठीक है। तो आप याद हो जाए, इजीली याद हो जाएगा। और पता है कि चलो मैं आपको आगे बताऊंगा। 7th के बाद हमने फिर ब्रेक लिया, क्यों 7th, क्योंकि 7th में जो PM थे वो थे राजीव गांधी, ठीक है। और फिर उनकी होगी मृत्यु, तो इस बार जो ब्रेक लिया उसका नाम था एनुअल प्लान। सबसे पहले क्या, सबसे पहले कौन सा प्लान था, 2nd वाला रोलिंग प्लान, 3rd वाला एनुअल प्लान। सबसे पहला कौन सा था, वो चीज़ आपको 1990 से 92 तक। क्यों क्यों हमने ब्रेक लिया, क्योंकि 1991 में आपको क्या याद होगा, BOP क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, और नई गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई, तो इसकी वजह से हमें फिर ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर ब्रेक लेना पड़ गया। पहला वाला क्या था, पहला वाला प्लान हॉलिडे, रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान जो है, ये 3, 5 और 7 में हमने 7th 5 ईयर प्लान में लिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उसका मैं ईयर नहीं बताऊंगा, ईयर आप ऐड कर लेना। ये होगा 1992 से 97, फिर हर बार 5 साल बढ़ाता जाना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिकेटिव प्लानिंग, ये डायरेक्ट पूछता है इंडिकेटिव प्लानिंग किसका ऑब्जेक्टिव था। और
आपको अगर याद होंगे तो लाइसेंस राज जो स्टार्ट हुआ था वो इसी दौरान खत्म हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या स्टार्ट किया, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो इसी दौरान थी, लाइसेंस राज खत्म हुआ। और क्या स्टार्ट हुआ, एलपीजी रिफॉर्म स्टार्ट हुए। ठीक है, आते हैं 9 पे, फटाफट करवा देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। 9, ठीक है, 9 का जोड़ लेना ग्रोथ विथ, इसका सिर्फ वो याद करना है, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ऑब्जेक्टिव याद करने हैं इसके बाद के। ठीक है, 10th का था इंक्रीज पर कैपिटा। अच्छा, इस वाले में पूछता है, क्या पूछता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि मतलब कि टारगेट ये था कि 5% तक हमें पॉवर्टी डिक्रीज करनी है, पॉवर्टी डिक्रीज बाय द ईयर 2007 तक। और इसी दौरान 10th के दौरान ही 3 मिशन कह लो या फिर कुछ भी कह लो आप, वो लॉन्च हुए, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, और माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम, माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम, और जूट टेक्नोलॉजी मिशन। ये चीज़ आपको बताना, ठीक, यही करना पड़ेगा। 11th का भी देख लेते हैं, फटाफट 12th का भी देख लेते हैं। 11th का उसका था फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, नेबल ग्रोथ। और 12th का था, इसमें एक शब्द जुड़ गया था बस, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये इसका टारगेट था। और इसी 12th के दौरान ही स्टार्ट हुई थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, और क्या पूछता है, एक और मैं चीज़ मैं बता दूं आपको जो जाने से पहले, ये पूछता है कि इनके पीएम कौन रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद करना है, फर्स्ट सेकंड इसमें थे हमारे नेहरू जी, और थर्ड 3 में थे नेहरू जी, इसमें भी नेहरू जी। ठीक है, 4 5 6, 4 5 इंदिरा गांधी, और 6 में भी इंदिरा गांधी, 3 में नेहरू, 3 में इंदिरा गांधी, 7 में राजीव गांधी, उनकी डेथ हो गई थी। फिर पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा, ठीक है। 9th में अटल बिहारी वाजपेयी, और 10th में अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और फिर 11th 12th में मनमोहन सिंह ही थे। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको डीप में 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो समझा दिए, और उनमें क्या क्या पूछा जाता है ये भी समझा दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। चलते हैं आगे 11th क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द स्टेट was the Neeru program introduced for construction of water harvesting structures। ठीक है, अब आप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर देख के इसको राजस्थान मत लगा देना। ठीक है, क्योंकि ये नाम देखो, नाम राजस्थानी लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहाँ का लग रहा है, नीरू मीरू ये साउथ का नाम लग रहा है। तो साउथ में कौन सा है, आंध्र प्रदेश, इसका ऑप्शन हो जाएगा। और याद रखना कि ये जो प्रोग्राम था ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था वाटर कंजर्वेशन मिशन में के अंदर, वाटर कंजर्वेशन मिशन के अंडर ये आया था, WCM के अंडर।
ठीक है, इतना पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। लता मंगेशकर वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न, कब मिला था उन्हें? तो हमने ये पहले देख चुका है, ये 2001 में मिला था उनको। साथ साथ और देख लेते हैं, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, संगीत कोकिला बोलते हैं, और ये सेकंड भारत रत्न पाने वाली सेकंड वुमेन बन गई थी। ठीक है, इन म्यूजिक फर्स्ट वुमेन कौन सी थी? फर्स्ट वुमेन थी MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में मिला था। सुब्बू लक्ष्मी, जिनको हम क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? इनको पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है, जो आपको याद करना है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। और भी अवार्ड मिले हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। SSC ने जो बाबा पूछे हैं वो उनके बारे में बता देता हूँ। पद्म भूषण जो है वो 1969 में मिला है, और 1999 में इनको विभूषण मिला, 2001 में भारत रत्न मिला है, और 1989 में आप याद कर लो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए लता मंगेशकर के बारे में, क्योंकि आप देख चुके हैं 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2024 में देख चुके हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद कर लो ताकि आप बाबा गलती ना करो। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर बर्चन्स फाउंड? ठीक है, बर्चन्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना चाहिए। ये है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने देख लिया कि आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं उसको? नीरू मीरू प्रोग्राम के अंडर आता है। लेकिन जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है वो जैसलमेर में उनको बोलते हैं खादिन्स। क्या बोलते हैं? खादिन्स। वैसे ही राजस्थान के बाकी इलाकों में बोलते हैं जोहाद। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। और हिमाचल प्रदेश में उसको बोलते हैं कूल्स या गूल्स, गूल्स या कूल्स के नाम से। ठीक है, और एक बाउरी, अभी हमने देखा था कि राजस्थान में बाउरी एक ऐसे करके अंडरग्राउंड वेल टाइप की मिली है, सीढ़ियाँ वगैरह हैं इसकी ऐसे करके, तो वो भी क्या है? वाटर कंजर्वेशन टेक्निक ही है। ठीक है, बाउरी भी याद कर लेना, वो भी कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन टूरिस्ट रिजॉर्ट। ठीक है, एंड वेरियस टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज इन दी माउंटेन रीजन बट अनएम्प्लॉयड ऑफ सीजन। मतलब एक सीजन में एम्प्लॉयड हैं, अनदर सीजन में नहीं है। इसका एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे दिवाली के पटाखे बनाने वाले हैं, जब दिवाली का सीजन आएगा तो उनके पास बहुत काम रहेगा। दिए वालों के पास, जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, उनके पास भी बहुत काम रहेगा, लेकिन बाकी ऑफ सीजन उनके पास कोई काम नहीं है ना? वैसे ही बहुत से और जॉब्स हैं जिसका एक सीजन तो काम होता है। AC वाले मान लो, ठीक है, जो AC ठीक करने वाला है वो, उसका गर्मी में बहुत काम है, लेकिन वो सर्दियों में उसका कुछ काम नहीं है। तो मतलब नॉर्मल अगर सिर्फ एक ही फंक्शन देखा जाए तो सर्दियों में वो अनएम्प्लॉयड रहेगा बंदा। तो ऐसे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक ही सीजन रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बता देता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वो 5 तरह की होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, एडुकेटेड, सीजनल, फ्रिक्शनल या डिस्गाइज्ड। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चरल ये होता है वो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे उसको, किसी बंदे को जॉब नहीं मिल रही क्योंकि उसकी स्किल्स जो है वो मैच नहीं कर रही, स्किल्स गैप है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जॉब है सेल्समैन की और बंदा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो स्किल्स मैच नहीं कर रही ना, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी वो, है ना? तो उस तरह की जॉब में, या सपोज MBBS कर रखा है उस एक बंदे ने, डॉक्टर की डिग्री कर रखी है, और उसको जॉब मिले IT सेक्टर में, क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि स्किल गैप है।
जो जॉब में स्किल चाहिए वो उसके पास है नहीं, है ना, या उसने कुछ और कर रखा है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो याद रखना वो अर्बन इलाकों में होती है। कहने का मतलब ये है कि जितने बंदा मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो अभी कौन सा हुआ था विशाल वाला जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि विशाल मेगा मार्ट में जो उसकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगी थी, उसमें एमबीए वगैरह जो है पीएचडी वगैरह ये सब भी गए थे। तो वो क्या है, वो एक तो वो अर्बन का एग्जाम्पल है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है कि बंदा एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट लिख लेना यार, ठीक है, एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड भी है साथ साथ, ठीक है। तो ये अर्बन सिटीज़ वगैरह का एग्जाम्पल होता है, ये चीज़ रखनी है, ठीक है। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, क्या पता वो बंदा जॉब ही नहीं करना चाहता हो, है ना, एमबीए करके घर में बैठा हुआ है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इसमें नहीं देखना, मेन चीज़ यह है। थर्ड आता सीजनल, सीजनल को ही हम साइक्लिकल बोलते हैं, साइक्लिकल, ठीक है। मैंने सीजनल आपको बता दिया कि भाई एक ही पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में वो बंदा एम्प्लॉयड है और ऑफ सीजन वो अनएम्प्लॉयड है। फ्रिक्शनल का मतलब क्या है, जब आप जॉब स्विच कर रहे हैं, मान लो आपका एसएससी सीएचएसएल में हो जाता है, ठीक है, लेकिन साथ आप उसमें जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका एसएससी सीजीएल में भी लग गया, तो अब आप एसएससी सीएचएसएल छोड़ोगे, है ना, और एसएससी सीजीएल ज्वाइन करोगे, लेकिन उसके बीच में 2-3 महीने आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो ऐसे जब आप ऐसे केसेस में उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जॉब स्विच करने के लिए आप 2-3 महीने जो है बीच में खाली बैठते हैं। तो ये वॉलंटरी होता है, मतलब आप खुद से कर रहे हैं भाई, किसी की वजह से आप वॉलंटरी, किसी की वजह से आप अनएम्प्लॉयड नहीं है। डिस्गाइज का मतलब क्या है, हिडन, छुपा हुआ, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लो आपका 1 बीघा खेत है, ठीक है, 1 बीघा खेत में आपको जुताई करवानी है तो 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो 10 लोग लगे हुए हैं, वो भी 10 दिन में काम खत्म करके दे रहे हैं आपको, और अगर आप उसमें से 5 या 3 लोग हटा भी दोगे तब भी 10 दिन में खत्म हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा 3 लोग लगे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा 3 लोग लगे हुए हैं एक्स्ट्रा वाले, उनका क्या फ़ायदा, उनकी तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो है, मार्जिनल, क्योंकि भाई 7 लोग जितना काम कर रहे हैं 10 लोग भी उतना ही कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि आपसे आपका 5 में भी काम हो जाएगा, लेकिन 5 में भी उतने दिन लग रहे हैं, 10 में भी उतने दिन लग रहे हैं, तो जो बाकी बचे हुए 5 हैं वो क्या हैं, वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, तो वो डिस्गाइज्ड है अनएम्प्लॉयमेंट का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको समझनी है, चलते हैं आगे। अभी इतना ही समझना है, फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे, थोड़ा गैप में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक ग्राफ होता है जिसको हम फिलिप्स कर्व बोलते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। फिलिप्स कर्व, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिलिप्स कर्व जो है वो बेसिकली एक ग्राफ है ऐसे करके, और वो दिखाता है रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। वो बोलता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पूछता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो रिलेशन दिखाता है वो कौन सा कर्व है, तो वो है फिलिप्स कर्व। साथ साथ इसका ये भी पूछता है कि कहाँ पे काम नहीं करता ये, तो ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में काम नहीं करता, क्योंकि स्टैगफ्लेशन क्या बोलता है, स्टैगफ्लेशन बोलता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अच्छा हाँ, उल्टा बोल दिया मैंने यार, वापस स्टार्टिंग में बताता हूँ। फिलिप्स का कर्व बोलता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, सॉरी भाई, क्योंकि नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है ना ये, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन में ये काम नहीं करता, क्योंकि स्टैगफ्लेशन सिचुएशन ही क्या होती है, वो बोलती है, स्टैगफ्लेशन सिचुएशन बोलती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसलिए ये यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी कर्व होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू
मणिपुर डांस एकेडमी इस्टेब्लिश, तो ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये 1954 में हुई थी। और ये किसके अंडर आती है? ये आती है संगीत नाटक एकेडमी की, अकेडमी के अंडर आती है। ये कब हुई थी? तो याद ना, ये 2 साल पहले 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी। और मैंने आपको बताया था मणिपुर में, इम्फाल में एक और था, कौन सा था? गोविंद जी नृत्यालय, याद है? हंजावा जिनको टाइटल मिला था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब वो कौन से साल में इस्टेब्लिश किया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। पौष मेला इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो नाम से पता चला पौष मेला कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के और कौन कौन से हैं? पौष मेला हो गया, पौला वैशाख, पौला वैशाख यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। अच्छा, हमने एक बार सारे न्यू ईयर फेस्टिवल अभी तक देखे नहीं ना, वो भी देख लेंगे। जमाई शास्त्री, जमाई शास्त्री, बॉल, बॉल भी यहीं का है, ठीक है। गंगा सागर, गंगा सागर, और दुर्गा पूजा भी यहीं का है, ठीक है। यूपी के कौन कौन से? लठमार होली, ताज महोत्सव, ताज महोत्सव, ठीक है। नौटंकी, कजरी, कजरी, जोरा, झोरा, चपेली, ठीक है। और किचेरी मेला, किचेरी मेला, अच्छा किचेरी मेला कहाँ मनाया जाता है? स्पेसिफिक एक जगह मनाया जाता है, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे आपके चैत्रौल, चैत्रौल, ठीक है। सैर, डोंगी, डोंगी, ठीक है। और हालदा, साजो, अच्छा साजो पूछा गया था, ठीक है। साजो पूछा गया था, याद रखना है। और नामखान, नाम खेन या नाम खान ऐसे कुछ है। और डोंगी के बारे में याद करना है, डोंगिर या डोंगी है, ये कुल्लू वैली में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और एक मिंजारी है, मिंजर है ऐसे करके, वो भी शायद मिंजर, इसका नाम मुझे, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मिंजर, ठीक है, याद कर लो। तो ये भी वो हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। मध्य प्रदेश के कौन से हैं? वो हैं खजुराहो, ठीक है, खजुराहो, भगोरिया हाट, भगोरिया हाट, गंगौर, गंगौर राजस्थान का भी है, यहाँ का भी है। रसनवा, रसनवा भी यहीं का है। घड़िया, ठीक है। पंचमायू उत्सव, तानसेन म्यूजिक, और चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल, चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ साथ हम न्यू ईयर फेस्टिवल भी देख लेते हैं, न्यू ईयर, ठीक है। तो न्यू ईयर आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नाम लिख के देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है, जैसे कि पौला वैशाख, पौला वैशाख, नवरोज, बैसाखी, बैसाखी तो इजी है चलो, ठीक है। गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, विशु, पुथांडू, ठीक है। और उगाड़ी, विशु, पुथांडू हो गया। और बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, लोसुंग, लोसुंग, और चायरोबा, ये कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है। तो पौला वैशाख मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल। नवरोज जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, कश्मीर में ज़्यादातर सेलिब्रेट होता है ये। बुद्धिस्ट नहीं, सॉरी, पारसी कम्युनिटी, नवरोज और पटेटी। बैसाखी पंजाब, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगाड़ी कर्नाटका, विशु केरला, पुथांडू तमिलनाडु, तमिलनाडु, बोहाग बिहू असम, लोसुंग बुद्धिस्ट कम्युनिटी ये वाली सेलिब्रेट करती है सिक्किम में, ठीक है। और चायरोबा ये कहाँ का है? ये है मणिपुर का, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। चलते हैं आगे। 17th क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स
People of Delhi used to write letters containing abuses to the Sultan. Therefore, in order to punish them, Sultan decided to shift the capital. तो कौन था? वो था इब्न बतूता। ठीक है, किस कोर्ट में आया था? एमबीटी के, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था। ठीक है, इसामी है, ये कौन है? इसने बुक लिखी है फुतुह अल सुलातिन, यानी सलातिन, सलातिन लिखी है शायद, सलातिन सुलातिन, कंफ्यूज है। ठीक है, और अलबरूनी ने लिखी है किताब हिंद, अलबरूनी ने लिखी है किताब अल हिंद। अच्छा, मैंने शायद कुछ किताबों के वो लगा रखे हैं, फोटो लगा रखी है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अष्टाध्यायी लिखी है पनीनी ने, महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, नागनंदा लिखी है हर्षवर्धन ने और लिखी है। ठीक है, और निषाद चरित्र लिखी है श्री हर्षा ने, मृच्छकटिका लिखी है शूद्रक ने, गीता गोविंद लिखी जयदेव ने, नवतन लिखी है वीरसेन ने, और मुद्राक्षर लिखी है विशाख दत्त ने, राजतरंगिनी लिखी काल्हान ने। ये कश्मीर के बारे में है, याद रखना है, कश्मीर के बारे में है। ठीक है, कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव भगवान ने, कामसूत्र लिखी है वात्सायन, और प्रश्नोत्तर मल्लिका ये लिखी है अमोघ वर्ष ने, स्वप्न वसदत्तम ये भाष्य ने लिखी है, बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने, ये याद रखना है। ठीक है, बुश नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखी है, मेघदूत भी कालिदास ने लिखी है, विक्रम और वशी भी कालिदास ने लिखी, रघुवंशम भी कालिदास ने लिखी है, ऋतु संहारा भी कालिदास ने लिखी है। ठीक है, और अमरकोश लिखी है अमर समहा ने। ठीक है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट लिखी है आर्यभट्ट ने, पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, नीतिसारा लिखी है कामांदका ने। ठीक है, इंडिका लिखी है मगस्थनीस ने, और अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। ये चीज़ आपको ये बुक के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो मैंने टिक किए हैं लगभग, वो आपको सारे याद होने चाहिए। अयोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी है, ये किसके ऊपर है, ये आपको जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अयोल हो गया, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, हरिसेन ने लिखी है। वो रॉक एडिट्स हैं। ठीक है, लिखी नहीं है, सॉरी, रॉक एडिट्स हैं, रॉक के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। इन 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कौन से स्टेशन के लिए है, तो ये आपको बताना चाहिए। ये करंट अफेयर का है, ये चेन्नई सेंट्रल का है। ठीक है, और ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का क्यों, मतलब इसमें क्या है, कांचीपुरम जो साड़ीज जो हैं वो चूज़ की गई थी, है ना। क्यों, बेसिकली ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, हैं, स्टोर प्रोडक्ट्स हैं या फिर आर्ट जो हैं। ठीक है, ताकि जो है जो मतलब कि जो आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनकी लाइफ जो है वो इन्हांस हो सके। ठीक है, इसलिए मतलब एक स्टेशन का एक प्रोडक्ट होगा, है ना। जैसे चेन्नई सेंट्रल का है कांचीपुरम साड़ीज, ऐसा करके ये चूज़ किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आते हैं 9th पे, क्योंकि टाइम बहुत निकल गया, जल्दी जल्दी करते हैं। विथ रेफरेंस टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 पे हुए थे, कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बिल्कुल सही बात है, उनको ये बोला गया है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट बिल्कुल सही बात है। दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। दे द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन बाय टू मुस्लिम, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था 1909 में। तो तीनों सही हो जाएंगे, ए बी सी सही हो जाएंगे। ऐसे ही एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, इसने सिर्फ मुस्लिम को दिए थे, इसने दिए थे एंग्लो इंडियंस, इंक्रीज कर दिए थे एंग्लो इंडियंस, मतलब मुस्लिम प्लस एंग्लो इंडियंस प्लस क्रिश्चियन, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे। और याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को हम बोलते हैं मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जैसे 1909 को हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, और क्या रखना है, यही लेके आया था डायरकी और बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, यही लेके आया था, ये चीज़ आपको याद नहीं है।
साथ साथ आपको याद करना है कि 2 और एक्ट जो बार बार पूछे जाते हैं। एक है 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट 1733। इसने क्या किया था, इसने किया था गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो कि रॉबर्ट क्लाइव था पहला, उस पोस्ट को बना दिया इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वो बना था वॉरेन हेस्टिंग। ये चीज आपने। सेकंड है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको हेरिना एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। और पहला कौन बन गया था, वो बना था विलियम बेंटिक, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम कहानी में ले लिया, ठीक है। आगे कवर भी करना है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपको बेसिक याद होनी चाहिए। बाकी हम जो और भी हैं चीज़ें, और भी एक्ट हैं, 1935 का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर विच हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। पहली बात तो सबको इसको मीटर में चेंज करो तो कितना आएगा, 1500 मीटर, ठीक है। किलो हर्ट्ज है तो ये कितना हो जाएगा, 5000 हर्ट्ज। और सेंटीमीटर इसको भी मीटर में चेंज करो, 0.06 मीटर। अब ठीक है, अब देखो आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। स्पीड ऑफ साउंड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड निकालो, 5000 इंटू 0.06, कट कर लो, कट के करना, 300 मीटर पर सेकंड आ गई, स्पीड आ गई। अब टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, टाइम। टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा कितना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1500 मीटर, और स्पीड कितनी है 300, कट कर लो, 5 सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना था न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। स्पीड इंटू लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी चलो वो आगे पूछ लेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना ही अब ध्यान रखूँगा, ठीक है। पिच एम्पलीट्यूड वगैरह हम बाद में देख लेंगे। 21 पे आते हैं। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कंडक्ट ऑफ बिजनेस से कौन सा आर्टिकल डील करता है, ठीक है। अच्छा 64 तो आपको पता, अच्छा 63, 163 आपको पता है, बोल क्या बोलता है, देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। जैसे टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही गवर्नर के लिए कौन से 164, 163, 164 बोलता है कि चीफ मिनिस्टर प्लस अदर मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट होंगे किससे, गवर्नर से। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बोलता है 164। 167 बोलता है कि सीएम की ड्यूटीज़ हैं ये, कि जो भी उन्होंने डिस्कशन किया है, जो भी स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, मतलब इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपस में डिस्कशन किया है, तो वो गवर्नर को बताएगा, ठीक है। ये सीएम की ड्यूटी है, ड्यूटीज ऑफ सीएम दे रखी हैं। जैसे वहाँ पे क्या बोलते, पीएम की ड्यूटी होती थी प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। 177, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा 166, ठीक है। 166 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट के बारे में डील करता है। 177 वहाँ ऑन दी अदर हैंड क्या डील करता है, 177 जो है वो टोटल अलग हो गया। 177 बोलता है जो मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल होते हैं, जनरल, उनके पास राइट टू स्पीक और राइट टू पार्टिसिपेट करने का हक है इन लेजिस्लेटिव असेंबली, बट वो वोट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल होता है 177। तो इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बस आप ये 4 आर्टिकल इन सब के बारे में ध्यान रखो। ये 4 आर्टिकल और एक ही है 163, ठीक है। चलते हैं आगे। 22, हरि प्रसाद चौरसिया जो कि फ्लूइस्ट हैं,
फ्लूट बजाते हैं। फ्लूट कौन सा यंत्र है? सुशील यंत्र, हवा फेंकने वाला। उनको 2000 में कौन सा मेडल मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्म भूषण। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये हरिप्रसाद चौरसिया ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इलाहाबाद से। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, ये पूछता है। ठीक है, दूसरी बात ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मैयर घराने से, मैयर घराने से। और इनको 2000 में कौन सा अवार्ड मिला था? वो मिला था पद्म विभूषण। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इनको पद्म भूषण भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। कब मिला है ये आप मुझे बता देंगे। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पद्म भूषण कब मिला है और संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, तो पद्म भूषण इनको मिला है 1992 में और संगीत नाटक अकादमी मिला है 1984 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ और, अच्छा फ्लूट के और कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, ऐसे पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना याद रखना, राजेंद्र प्रसन्ना जो है वो बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। ऐसे राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। और एक इनका नाम याद रख लो, प्रभात शर्मा। क्यों याद रख लो? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रभात शर्मा जो है, ऐसा नहीं पूछा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आसाम से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फ्लूट के कौन कौन से हो गए? हरिप्रसाद चौरसिया जो कि इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना जो कि बनारस घराने के हैं, राजेंद्र कुलकर्णी और प्रभात शर्मा जो कि आसाम से हैं। ये पांचों नाम आपको मुँह जुबानी रटे होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में हम सब चीज़ देख चुके हैं, कौन कौन सी ट्रॉफीज एसोसिएटेड है, कौन सी टर्म एसोसिएटेड है। ड्यूस नहीं है, क्योंकि ड्यूस जो है वो बैडमिंटन में आ जाती है, जब जो फाइनल पॉइंट से पहले दोनों की, अगर दोनों के पास जो है, दोनों प्लेयर के पास सेम पॉइंट आ जाते हैं, तो खेल जो है उस जीतने के लिए उनको अगले 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट लेना पड़ता है। अगर कोई खिलाड़ी ने लगातार 2 पॉइंट ले लिया तो वो बैडमिंटन वगैरह का मैच जो है वो जीत जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ साथ आपको निकनेम याद रखने हैं। ये क्या है? निकनेम। ये क्या है? ये है निकनेम। विजार्ड ऑफ हॉकी जो है किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं। पयोली एक्सप्रेस मैंने आपको बताया पीटी उषा को बोलते हैं, उनको उड़न परी भी बोलते हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? वो है गोल्डन गर्ल। फ्लाइंग स्टिक मिल्खा सिंह को बोलते हैं। मैग्निफिसेंट मैरी मैरी कॉम को बोलते हैं। पॉकेट डायनामो लिंडा पीस को बोलते हैं। प्रिंस ऑफ कैलकाटा सौरभ गांगुली को बोलते हैं। लाइटनिंग किड्स विश्वनाथ आनंद को बोलते हैं। दी वॉल राहुल द्रविड़ को बोलते हैं। द टर्मिनेटर हरजन सिंह को बोलते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी ऑटोग्राफी भी पढ़ी पता होनी चाहिए, लेकिन अभी तो आप फिलहाल इतना याद कर लो, फिर हम ऑटोग्राफी वाला जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। वासुदेव वन हु इशूड गोल्ड कॉइन्स, जिनको दिनार बोलते थे या क्वार्टर दिनार बोलते थे, एंड कॉपर को वॉस, कौन सी डायनेस्टी का किंग था? तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड कॉइन जो है वो कौन लेके आया भारत में? वो लेके आए थे कुषाण। तो वासुदेव किस डायनेस्टी के होंगे? कुषाण डायनेस्टी के होंगे। ठीक है, कुषाण के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है, एक स्टोरी में आपको ज़्यादा सुनाई देता हूँ। क्या हुआ जब इन्वेशन हुआ सेंट्रल एशिया से? ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो बन गई थी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ट्राइब्स को खिसकना पड़ा। जैसे आप मतलब कि कहीं बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, सपोज आप मेट्रो में बैठे हो और आपके सीट पे एक मोटा इंसान आ जाए बगल में कहीं जैसे, तो थोड़ा थोड़ा खिसकना पड़ता है कि नहीं खिसकना पड़ता अपनी जगह से? तो वैसे ही सेम चीज़ है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बन गई थी तो जो ट्राइब्स थी वो चाइना नहीं जा पा रही थी, तो उनको थोड़ा थोड़ा खिसकना पड़ा। तो सबसे पहले जो इन्वेशन हुआ इंडिया में सेंट्रल एशिया से, वो हुआ ग्रीक्स का। किसका? ग्रीक्स। ग्रीक्स के जो फेमस रूलर थे वो थे
मिनांडर या फिर मिलिंद, मिनांडर या फिर मिलिंद, जिनके ऊपर किताब लिखी गई मिलिंद पन्हू। ठीक है, मिलिंद पन्हू में कन्वर्सेशन है किसकी, राजा मिलिंद की वर्सेस नागार्जुन। नागार्जुन कौन है? नागार्जुन एक सेंट थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ सवाल पूछे, उस तरफ से कुछ जवाब आए। जब इनको सवाल उत्तर पसंद आए तो इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ग्रीक्स के बारे में याद रखना है कि ये पहली ट्राइब थी जिन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, साथ साथ ऐसे कॉइन्स जो जिनमें राजा की शक्ल दिखती है, एट्रीब्यूटेड टू किंग्स। कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स जो हैं वो भी पहली बार ग्रीक से लेके आए। साथ साथ ये एक और आर्ट लेके आए जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट एक फॉर्म है, वो लेके आए। उसका एक फॉर्म है गंधर्व आर्ट, वो पहली बार भारत में कौन लेके आया? ग्रीक्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्रीक्स के बाद आए शाकास। शाकास के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है कि 5 ब्रांच थी, उसमें से एक ब्रांच जो है वो इंडिया आई थी। और 60 BC या 57 58 ऐसे कुछ आसपास के BC के आसपास विक्रमादित्य परमार हुए, परमार डायनेस्टी के, उन्होंने शाकास को हरा दिया था और विक्रम संवत की स्थापना की थी। इसी की डायनेस्टी में शाकास में ही एक किंग होते हैं रुद्रदमन द फर्स्ट, रुद्रदमन द फर्स्ट। ठीक है, इनको रूल करने के लिए शाकास ने बोला था। ठीक है, इनसे रिलेटेड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने ही सुदर्शन लेक जो है रिपेयर करने का काम किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। साथ साथ इनके थ्रू एक सिस्टम आया इंडिया में जिसको बोलते हैं शत्राप सिस्टम। शत्राप सिस्टम मतलब कि एक प्रोविंस होगा, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटेगा जिसको हम शत्राप बोलेंगे, है ना। तो वही जैसे जैसे इक्ता सिस्टम नहीं है, वो बाद में आया, बस वही है, नाम चेंज होता रहा, लेकिन पहले जो था वो शत्राप सिस्टम। तो पहले कौन लेके आए? रुद्रदमन फर्स्ट लेके आए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं पार्थियंस, शाकास के बाद जो आए। इनका जो फेमस रूलर था गोंडा फेरनेस करके नाम है उनका, गोंडा फेरनेस। मुझे पता नहीं कि मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ये लिख रहा, ये इनका फेमस रूलर था। इसके बारे में एक चीज़ जाननी है कि पहली बार क्रिश्चियनिटी जो है इंडिया में यही लेके आया था, इसी के टाइम पे आई थी। ये लेके नहीं आया था, इसके टाइम पे आई थी। क्रिश्चियनिटी जो है इंडिया में पहली बार इसी के टाइम पे आई थी, पार्थियंस के। ठीक है, और जिस इसके बाद आई थी वो थे हमारे कुशांस। कुशांस जिनको योचिस भी बोला गया, योचिस जो ट्राइब का नाम था, हैं, और टोचारियंस, ये भी इनका नाम था। ठीक है, सेकंड चीज़, इनके फेमस रूलर हुए कनिष्क, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ कुशांस को माना जाता है कि ये जो है भारत में प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन लेके आए, कॉइन्स लेके आए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कुशांस ही जो टर्बन है, टर्बन जो अब पंजाबी लोग पहनते हैं, वो भी सबसे पहली बार यही लेके आए थे। शेरवानी वाला जो है, शेरवानी जो है वो भी सबसे पहले यही लोग लेके आए थे, मतलब कि इंडिया में इंट्रोड्यूस ही इन्होंने किया था। टर्बन और शेरवानी वगैरह इन्होंने ही यूज़ किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा मैंने फोटो यहीं लगा दी, सॉरी। What is the reason of similar size of vascular bundle in monocot leaves? क्यूबिकल वेनेशन, रेडियल वेनेशन, रेक्टेंगुलर वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मोनोकॉट लीव्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा पैरेलल वेनेशन। ठीक है, मोनोकॉट लीव्स में कौन सा होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। 2 तरह के लीव्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। अच्छा, यहाँ लगा रखा मैंने, ये मोनोकॉट लीव है, ये डाइकॉट लीव है। फीचर ये होता है कि रेटिकुलेट और स्ट्राइक वेनेशन होते हैं इसमें, ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये जो है ये रेटिकुलेट है, वेनेशंस हैं। ठीक है, ये होते हैं। मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन ये है कि ये घास का ये सीधे सीधे जा रहा है ना, ये पैरेलल वेनेशन है।
ऐसे ही किस में होता है, उसमें होता है केले के पत्ते में, देखा आपने, ये केले का पत्ता जो ऐसे, ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। रेडिकुलेट होता है जिसमें ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और पाल्मागेट होता है, पैल्मेट होता है जिसमें ऐसे होता है, देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, एक दो ब्रांचेस हैं, लेकिन स्ट्रेट वो वैसा है, रेडियल टाइप का है, एक जगह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ भी पॉइंट मैंने मिस किया हो या कुछ भी मैंने पॉइंट थोड़ा सा गलत बता दिया हो, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ साथ मतलब कि किस चीज़, मतलब कौन सा टॉपिक रह गए हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, एंड राधे राधे सभी को।